हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। तो चलो, आप लोग मेरे साथ आमीन और पटवारी या फिर सीजीपीएससी और व्यापम के जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उसके हिसाब से जो रीजनिंग और मैथ्स के जो लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हो। और इस वाले वीडियो में भी मैं आपको रीजनिंग के जो लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाक से। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारी आमीन और पटवारी की जो स्पेशल बैच है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंगली अपने पसंद से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आमीन और पटवारी की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी ऑन गोइंग टेस्ट सीरीज़ है, और इस टेस्ट सीरीज़ में भी आपको ये सारी जो टेस्ट हैं क्रमवार वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। बाकी डिटेल में जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग जो है फटाक से अपने काम पर चलते हैं। ये है मेरी आज की क्लास का पहला वाला क्वेश्चन। आप इस वाले क्वेश्चन पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये अरेंज करने वाला क्वेश्चन है, और ये अरेंज वाले जो क्वेश्चन है आजकल हमारे एग्जाम के पैटर्न के एकदम लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन बने हुए हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर खूब दिल लगाकर पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग विथ रोटेशन सिमेट्री। वो कह रहा है कि एक उन्होंने क्वेश्चन वाली फोटो दी हुई है और उन्हें 4 ऑप्शन बनाकर दे दी हैं जिसको मुझे जो है क्रमवार अरेंज करना है। लेकिन जो अरेंज करने का जो तरीका होना चाहिए वो 90 डिग्री रोटेशन पर होना चाहिए। मतलब जब मैं इस सवाल वाली फोटो को 90 डिग्री रोटेट करूं तो उस हिसाब से जो क्रम बनेगा, एक बार 90 डिग्री रोटेट करके फिर दूसरी बार 90 डिग्री रोटेट करके जो क्रम बनेगा वो क्रम उन्होंने मेरे से पूछा है। सवाल आ गया समझ में? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अपन लोग। चलो फटाक से अपना काम हम लोग चालू करते हैं। तो जैसे अगर मैं देखूँ इस वाली फोटो को और अगर मैं इसे 90 डिग्री रोटेट करना चाहूँ तो क्या होगा, ये जो ए है, ए जो है वो खसक कर यहाँ आ जाएगा, बी जो है खसक कर वहाँ चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा और डी जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको? तो अगर मैं क्वेश्चन वाली फोटो को 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो मुझे बी ऑप्शन बनता हुआ दिखता है। अब अगर मैं बी ऑप्शन को 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो जो ए है वो उठकर ऊपर आ जाएगा, बी इस तरफ आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा और डी उधर चला जाएगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है जब मैं बी को 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो डी ऑप्शन बनता हुआ दिखता है। तो मेरे हिसाब से जो पहला होगा वो बी होगा और फिर उसके बाद वाला जो होगा वो डी होगा। तो जब मैं ऑप्शन में सेलेक्ट करने जाता हूँ तो पहला मुझे बी दिखता है, फिर उसके बाद वाला डी दिखता है, तो बाकी सबको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ और इसे मैं अपना सही जवाब चुन लेता हूँ। अब उसके बाद आप बाकी दो स्वयं कीजिएगा। डी को आप 90 डिग्री रोटेट करना ए दिखाई देगा और ए को 90 डिग्री रोटेट करना सी दिखाई देगा, जिससे आपको बी ऑप्शन एंड टू एंड क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने इस वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया होगा। अब चलते हैं हम लोग फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये दरअसल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली चीज जो आपको ड्रॉ करनी होती है वो ड्रॉ करनी होती है फैमिली ट्री। ये जो फैमिली ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार इसको जरा समझते हैं। वो कह रहा है कि एच और ए पति पत्नी है, तो एच और ए को मुझे अगर पति पत्नी बनाना है तो मैं इस तरीके से इनको पति पत्नी बना सकता हूँ। मुझे नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है, बस पति पत्नी, इससे मैंने डबल एरो यूज किया कपल के लिए। कह रहा है वी और ए भाई बहन है, तो सिंगल एरो डाल रहा हूँ और वी और ए को भाई बहन बना रहा हूँ। अभी भी नहीं पता कि कौन भाई है कौन बहन है, तो फिर जेंडर डिफाइन नहीं हो पाया। आगे चलते हैं। एस वी और एम का पुत्र है, मतलब वी की कहीं पे शादी हुई होगी जिसके कारण मैंने डबल यूज किया, और एस सॉरी वी और एम की जब शादी हुई तो एक नालायक हुआ जो कि था एस, और क्योंकि वो नालायक है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ प्लस वाला साइन। ठीक है, तो ये जो प्लस साइन है मैं यूज करता हूँ मेल के लिए। कंफर्टेबल है पलक? अगली लाइन पे कहता है एम एस की माता है, तो ये जो एस है इसकी माता है एम, माता है मतलब माइनस वाला साइन यूज कर रहा हूँ। तो जो माइनस साइन है उसके लिए, मतलब जो फीमेल जो टर्म है उसके लिए मैं कोड यूज करता हूँ माइनस साइन का। ठीक है, अब क्योंकि उसने बोला था वी और एम पति पत्नी है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एम पत्नी है तो पक्का वी पति ही होगा। उसने बोला था ए और वी भाई बहन है, तो इसका मतलब जब वी भाई है तो ए जो है बहन ही होगी। अब दिखाई दे रहा है एच और ए जो है पति पत्नी थे, जिसमें ए पत्नी है तो एच पति ही होगा। तो ये सबका जेंडर डिफाइन हो गया और ये एंड टू एंड मेरे लिए फैमिली ट्री भी बढ़िया से एकदम तैयार हो गई। मजा आ गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो वो बोल रहा है वो इस वाले फोटो के हिसाब से अपन जस्टिफाई कर देते हैं। चलो सुनते हैं क्या बोल रहा है। वो कहता है कि एस का ए से क्या संबंध है, मतलब ये जो ए है ये एस का क्या लगेगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एस के पापा की बहन, पापा की बहन, पापा की बहन, पापा की बहन क्या लगती है भैया, पापा की बहन लगती है बुआ। सही है, मतलब कि पैटर्नल आंट, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी बुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी। स्वीकार है यहाँ तक सारे बच्चों को? कंफर्टेबल है? मजा आया? एग्जाम में ब्लड रिलेशन बिल्कुल पूछा जाता है तो बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आगे हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है क्या? हाँ लग तो रहा है कोडिंग डिकोडिंग का है। तो एक बार इस वाले क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कहता है वो कि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाए तो टमाटर और मूली का रंग पहचान कीजिए। यूजुअली टमाटर का रंग होता है लाल, मूली का रंग होता है सफेद, लेकिन मेरे को लाल और सफेद जवाब नहीं देना, मेरे को कोड वाली भाषा में जवाब देना है। लाल को उसने क्या बोला था, लाल को उसने पीला बोला था, तो टमाटर को मैं बोलूंगा पीला। तो मेरे हिसाब से टमाटर का जो कलर है वो पीला है। सफेद को उसने कोड लगाकर क्या बोला था, सफेद को उसने कोडिंग भाषा में नीला बोला था, तो मेरे हिसाब से कोडिंग की भाषा में मूली का रंग है
नीला। तो मेरा जो सही जवाब होना चाहिए वो जे और एल होना चाहिए। जे और एल लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। स्वीकार है? पता चला इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, तो आपको इनके लिए तैयार रहना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल बहुत आ रहे हैं मतलब क्या करता है, ये 4 ऑप्शन बना कर दे देता है और बोलता है कि भैया बताओ कौन सा ऑप्शन जो है मैच नहीं किया। ठीक है भाई, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कोहरा, वाष्प, धुंध और वर्षा। तो जो कोहरा, धुंध और जो वर्षा होती है वो दरअसल वाटर के, पानी के जो होते हैं सूक्ष्म कण होते हैं। जहां वाष्प जो होता है, वाष्प बेसिकली जब पानी गर्म हो जाता है तो वाष्प बन जाता है, मतलब पानी का दूसरा रूप हो जाता है। मतलब जब हम लोग पानी को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित करते हैं ना, जैसे पानी जो है ठोस भी बन जाता है, बर्फ जो है गैस बन जाता है, तो रूप परिवर्तन हो गया, तो वो वाष्प है। तो ये जो है रूप परिवर्तन है। जहां कोहरा, धुंध और वाष्प जो है वो, वर्षा जो है वो पानी का रूप परिवर्तन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो तो ऑप्शन नंबर बी जो कि है वाष्प। वाष्प पानी का रूपांतरण है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है हल्का सा साइंस से रिलेटेड है, हल्का सा, मतलब तुम ज्योग्राफी में भी इस तरह से पढ़े होगे कभी सौर मंडल में। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ना ये बताना है कि सॉरी, सूर्य से बढ़ती दूरी का क्रम क्या है। तो हमारे एग्जाम में ना ऐसे क्रम वाले जो क्वेश्चन है वो खूब पूछे जाते हैं, और हमको जो है ये क्रम वाले क्वेश्चन भी रिलैक्स होकर सीखने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो अपन क्रम देखते हैं वो है, सबसे पहले चढ़ता है बुध, बढ़ती दूरी है ना, हाँ, सबसे पहले चढ़ता है बुध, हाँ, फिर उसके बाद चढ़ता है शुक्र, फिर उसके बाद चढ़ता है पृथ्वी, फिर उसके बाद चढ़ता है मंगल, और फिर उसके बाद चढ़ता है बृहस्पति। तो टी, ई, टी के बाद ई, तो ये सब नहीं है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, कंफर्टेबल है आप लोग, स्वीकार हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपने पास अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करो। ऑप्शन दे देगा 4, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा मैच नहीं किया। ये पैटर्न एकदम लेटेस्ट पैटर्न है, और ये लेटेस्ट पैटर्न वाले जो क्वेश्चन है ना हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, बोल रहा है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा वाला अलग है। तो 3/6 का मतलब होता है 1/2, 2/4 का भी मतलब तो 1/2 ही होता है, और माइनस माइनस कट जाए तो इसका मतलब भी 1/2 होता है। तो जो अलग है 4/7। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था 4/7। सही है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। हाँ, तो जब मुझे इसे सॉल्व करना है तो उसने कहा कि हमने मार्केट को टेकराम कह दिया। वाह, टेकराम मेरे एक फ्रेंड का नाम था। तो मार्केट में उसने क्या किया कि KET को उल्टा करके लिख दिया TEK, और MAR को उल्टा करके लिख दिया RAM। तो वो क्या कर रहा है कि आधा कर रहा है, आधा करने के बाद जो सेकंड हाफ है उसको फर्स्ट हाफ में उल्टा करके डाल रहा है, और जो फर्स्ट हाफ है उसको सेकंड हाफ में उल्टा करके डाल रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा ही करूंगा शॉपिंग के लिए, ऐसा शॉपिंग के लिए। ठीक है, तो शॉपिंग में क्या कहा मैंने, आधा करो और उल्टा करके डालो। PING को उल्टा करके लिखो, PING, इसको उल्टा करके लिखो SHOP। ये किया मैंने, तो मैंने आधा किया और फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ को फर्स्ट हाफ में उल्टा करके लगा दिया। तो देखो ये कहीं पर दिखाई दे रहा है, ये है मेरा GNIP POHS, ये है मेरा ऑप्शन नंबर बी, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। स्वीकार करते हैं आप लोग, कंफर्टेबल है? चलिए, उम्मीद है आपने मजे काटे होंगे। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 में से 3 विकल्प एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक समूह भी बनाते हैं। तो आपको बोल रहा है कि भैया कौन सा वाला जो है समूह नहीं बनाता है। तो जो तितली है, मच्छर है और जो तिलचट्टा है वो कीट वर्ग में आते हैं। वहीं मेंढक जो है वो कम्प्लीटली अलग है, वो उभयचर में आता है, जल और पानी दोनों में रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है टी। बढ़िया, हल्का सा ना आजकल जो हल्का सा साइंस मिलाकर पूछ रहा है रीजनिंग में, तो मैं वो टच भी आपको देता चल रहा हूँ। अभी जो एग्जाम हुआ था लेटेस्ट, जिसका हमने सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, उसमें उसने हल्का सा साइंस मिला कर दिया था। ठीक है, तो वो मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन पर कहते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। ठीक है भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 2 और 4 होता है 6, 6 और 5 होता है 11, 11 और 6 होता है 17, 17 और 7 होता है 24, 24 और 8 होता है 32, 32 और 9 होता है 41। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 41। स्वीकार है, कंफर्टेबल है? एकदम टफ नहीं बता रहा हूँ, एकदम इजी भी नहीं बता रहा हूँ, एकदम वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस वाले वीडियो में आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि हमको एकदम एडवांस चाहिए था, हमको तो एकदम बेसिक चाहिए था। एकदम आपको इस वाले वीडियो में वो मिलेगा जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैं वही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं।
आराम से रिलैक्स होकर सवाल पढ़ते हैं। ये वाला जो सवाल है हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें कि वो कथन और कारण देता है। तो ये भी एकदम लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन है और इसको भी आपको जो है आराम से रिलैक्स होकर सीखना चाहिए, ठीक है। तो उसने कथन में आपको ना 3 फोटो दे दिए, 1, 2 और 3, ठीक है। अब कारण में मतलब कथन में लिखा हुआ है ये आकृतियां द्विविमीय हैं, मतलब वो बोल रहा है कि ये जो मैंने आपको आकृतियां दी हैं ये दरअसल 2D फिगर की है, ठीक है भाई। ये कथन तो मुझे सही लग रहा है क्योंकि ये सारा वर्ग, आयत और जो वृत्त है ये 2D फिगर का ही होता है, तो ये बात तो मुझे इसकी सही लग रही है। फिर कहता है 2 आयामों मतलब कि जो 2D फिगर है में आकृतियों की लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। ये वाली बात एकदम सही है कि जितनी भी 2D फिगर होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई आती है, ऊंचाई नहीं आती है। स्वीकार करते हो? तो इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहला और जो कथन है ये एकदम सही है और जो कारण है ये भी सही है मतलब सही तो दोनों है, तो ये वाला ऑप्शन इसका नहीं चुना जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि क्या ये उसको जस्टिफाई कर रहा है, तो हाँ ये जस्टिफाई भी कर रहा है क्योंकि मेरे को इसमें लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे रहा है, ऊंचाई नहीं दिखाई दे रहा है। आ रही है पकड़ में? हाँ ये वाली भी बात सही है कि अगर मान लो जैसे वृत्त है, वृत्त में लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, वृत्त में उसकी परिधि होती है, ठीक है। लेकिन पॉइंट अभी भी यही बनता है कि वो फिर भी 2D ज्योमेट्री में ही काउंट होता है। कंफर्टेबल है अपन लोग? तो ये इसको सही जस्टिफाई भी कर रहा है, इस वजह से मैं इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहा हूँ, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रिआयामी मतलब 3D आकृति का संयोजन है, हमको ये बता दो। 3D प्रिज्म है, घनाभ है और गोला है, मतलब के एल और एम, के एल और एम, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही है। त्रिभुज 2D में आता है, मानते हो? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन पे क्या कहता है? इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ना 3D जो शेप है उसको असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि भुजाओं की संख्या के आधार पर इसको आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करने की सलाह दी गई है, ठीक है। भुजाओं की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है भाई। चलो कोशिश करते हैं। पी की कोई भुजा नहीं है, मतलब सबसे कम भुजा वाला पहले लूंगा और सबसे ज्यादा भुजा वाला आखिरी में लूंगा। तो सबसे कम भुजा इसकी तो कोई भुजा ही नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है त्रिभुज, 2 भुजाएं हैं। फिर आता है मेरे पास इसमें भी जो डी है उसमें मेरे पास थर्ड पोजीशन पर ये चढ़ने वाला है, जो कि डी दरअसल जो है मेरा सिलेंडर है, 2 सामने 2 पीछे। सिलेंडर में ऐसा बनता है ना, शेप जैसा गोल घूम कर आता है, सही है। तो सिलेंडर आ जाएगा थर्ड पोजीशन पर और फिर आ जाएगा मेरे पास प्रिज्म और फिर आ जाएगा मेरे पास घनाभ, तो ये आ जाएगा चौथी पोजीशन पर और ये आ जाएगा 5वीं पोजीशन पर, ठीक है। तो मेरा जो पैटर्न है वो है बी ई डी, बी ई डी, मतलब ये इसका सही जवाब होने वाला है, ठीक है। कंफर्टेबल है हम लोग? ऑल सेट है यहाँ तक? आगे बढ़ जाओ। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन पे कहता है कि अ ट्रायंगल कैन हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल्स। इसमें क्या बोल रहा है? आपको कथन दिया गया है, कारण दिया गया है और इसमें आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो चुनना है। कथन कारण में चारों ऑप्शन जो एकदम फिक्स आते हैं, बोलता है दोनों सत्य हैं और दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन जो है, कारण जो है कथन को जस्टिफाई किया और जस्टिफाई नहीं किया। एक सही एक गलत, पहला गलत दूसरा सही, यही 4 फिक्स ऑप्शन आते हैं। तो ये फिक्स ऑप्शन को अपने दिमाग में सेट भी कर सकते हो आप। तो बोल रहा है कि अ ट्रायंगल कैन हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल, वो बोल रहा है कि त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। तो ये वाली बात एकदम सही है, त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, एकदम सही बात है वाली, इसमें कोई गलत बात नहीं। न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, तो ये बात एकदम सही बात है। फिर वो कह रहा है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये वाली बात भी एकदम सही है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ट्रायंगल में 180 डिग्री भी होता है। तो कथन और कारण तो दोनों सही हैं, इस वजह से ये वाला ऑप्शन तो मैं नहीं चुनने वाला हूँ, ठीक है। और ये वाली बात भी एकदम सही है कि भाई क्योंकि तीनों का सम जो है 180 डिग्री होता है और अगर कहीं 90 से ज्यादा होगा तो 180 से सम पार हो जाएगा। तो जो कारण है वो कथन को जस्टिफाई भी कर रहा है, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर ए इस वाले क्वेश्चन में टिक करके आऊंगा, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ऐसे कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोग सेलेक्ट करके टिक करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए आइए इस वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है दोनों आकृतियां हमको दी हुई हैं, आपको ये 2 आकृतियां दी हुई है, एक आपको जो है स्क्वायर दिखाई दे रहा है और एक आपको जो है रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक हिंदी में बोलूंगा तो वर्ग है और दूसरा जो है आयत है। बोल रहे दोनों आकृतियों की चारों भुजाएं वाली आकृतियां हैं, दोनों आकृतियां चारों भुजाओं वाली आकृतियां, बोथ शेप आर 4 साइडेड फिगर्स। हाँ तो ये वाली बात पहले वाली सही हो गई कि भाई जो दोनों शेप दिए हुए हैं उसमें 4 भुजाएं हैं,
स्वीकार करते हो, तो मतलब जो जे वाली जो चीज़ है वो इसके लिए एकदम सही है, तो जे वाला सेट कर रहा है इसको। फिर कह रहा है दोनों आकृतियों के चारों भुजाओं की माप समान है, ये सही नहीं है, क्योंकि वर्ग के केस में मेरे को भुजा जो है थोड़ी छोटी दिख रही है, और रेक्टेंगल के केस में जो मेरे को जो भुजा है थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है ना, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है मैं कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। अगला अगला कहता है दोनों आकृतियों के आमने सामने की भुजा का माप समान है, हाँ ये वाली बात सही है, रेक्टेंगल में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये वाली चीज सही है, ठीक है। अगला दोनों आकृतियों के सभी अंतःकोण समकोण हैं, ये वाली बात भी एकदम सही है कि इसके जो सारे के सारे जो इंटरनल एंगल हैं वो 90 डिग्री ही हैं, तो ये वाली बात भी जो है वो सही है। तो मेरे हिसाब जो सही हो रहा है वो हो रहा है जे एल एम के हिसाब से मेरा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। कंफर्टेबल है यहाँ पर लोग, ठीक है। ये वाला मैंने गलत क्यों किया है, दोनों आकृतियों की चारों भुजाओं की माप समान है, हाँ ये वाला गलत इसलिए किया है क्योंकि रेक्टेंगल में चारों भुजाओं की माप समान नहीं होती है, आमने सामने की भुजाओं की माप समान होती है, ठीक है, एकदम सही किया। JLM एकदम सही है। कंफर्टेबल, चलूँ आगे, सेट है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ये आ गया अपना अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में आपको उन्होंने मात्रक दिए हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है एकदम लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में एकदम ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने को ये वाले क्वेश्चन जो है रिलैक्स होकर करने हैं मेरे साथ में। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है भैया, बोल रहा है कि वजन की इकाइयों को बड़े से छोटे क्रम में लगाइए, ठीक है भाई, वजन की इकाइयों को बड़े से छोटे क्रम में मेरे को लगाना है, ठीक। तो जो सबसे बड़ा होगा वो होगा क्विंटल, ठीक है, तो मेरा जो आंसर है शुरू होना चाहिए डी से, तो सभी के सभी डी से ही शुरू हो रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर जो दूसरा होगा वो होगा किलोग्राम, तो उसके बाद डी के बाद आना चाहिए ए, डी के बाद आना चाहिए ए, तो ये सारे के सारे हट जाएंगे, ठीक है, कंफर्टेबल है। फिर उसके बाद आना चाहिए था ग्राम, फिर उसके बाद आना चाहिए था डेसीग्राम, और फिर आना चाहिए था मिलीग्राम। तो इससे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एकदम जनरल सेंस पर आधारित क्वेश्चन है, आराम से बनाया जा सकने वाला क्वेश्चन है, और एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। ये आ गया मेरा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगला वाला फिगर कौन सा होगा, तो चलिए फिगर को जस्टिफाई करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें ना 4 लाइनें जो हैं क्षैतिज थी, मतलब हॉरिजॉन्टल थी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक टर्न होकर वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर लाइन बन गई है, दिखाई दे रहा है आपको, 4 उधर हो गई 3 और एक उधर बढ़ गई, वैसे ही ये है 3 तो इधर बची 2 और वो एक बढ़ गई, दिखाई दे रहा है आपको। तो वैसे ही एक जब निकल जाएगी तो बचेगी 1, और 1 2 3 4 तो हो जाएगी 5, आंसर है इसका सी, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो जो अगली आकृति होगी वो सी होगी, राइट है। चलो उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। आते हैं फटाक से अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, सुनते हैं ये वाला क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर बराबर है मेरा 1000 मिलीलीटर। फिर कह रहा है कि लीटर इज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। ये वाली बात भी एकदम सही है कि भाई 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होते हैं, एकदम करेक्ट बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर कह रहा है कि लीटर वह मात्रक होता है जिसका प्रयोग हम लोग द्रव की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो ये वाली बात भी सही है। तो इसका मतलब कि ये दोनों जो है आंसर नहीं बनेंगे। अब सिर्फ मेरे को ए और बी में चुनना है कि क्या कारण ने इस कथन को जस्टिफाई किया। तो अब जरा चलो चीज को समझिए, हाँ ये वाली बात जो है एकदम सही है कि जो द्रव है मतलब जो लीटर है उसको हम लोग प्रयोग करते हैं द्रव के मात्रा को मापने के लिए, और वही मात्रक से हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि भाई 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे। तो इस वजह से इसका जो सही जवाब है मैं टिक करके आऊंगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कथन कारण वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है कि रुदाक्षी एक महिला है, वो कह रही है कि रोज 250 ग्राम दूध पी लेती है। अरे बाप रे, एकदम सही कर रही है अपनी लाइफ में। 250 ग्राम दूध मतलब 1 गिलास दूध पी लेना चाहिए डेली। वो कह रही है 1 गिलास दूध मतलब 250 ग्राम दूध वो डेली पीती है। वह एक सप्ताह में कितना दूध पिएगी? एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, ठीक है। एक दिन का 250 ग्राम तो 7 दिन का हो जाएगा 1.75 किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि 4 बार 250 ग्राम मिलेगा तो 1 किलो बनेगा ना, मतलब 1 किलो बराबर होगा 1000 ग्राम, है ना। ये यूज़ किया मैंने इसमें, इतना आप स्वयं से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये यूज़ किया मैंने इसमें, ठीक। कंफर्टेबल है मतलब, चलिए आगे बढ़ता हूँ। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, एकदम इसी पैटर्न के क्वेश्चन। बोल रहा है कि दिस इज द नेट ऑफ अ डैश शेप। तो यहाँ पर उन्होंने आपको एक आकार दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि ये
किसका आकार है, आकार कैसा है ये? तो मुझे ये जो दिखाई दे रहा है, ये मुझे ना वो बर्थडे की टोपी वाला शेप दिखाई दे रहा है। बर्थडे में अपन ऐसे वाली टोपी लगाते हैं, तो बर्थडे की जो टोपी है वो शंकु के आकार की होती है। कंफर्टेबल है अपन लोग? तो जो आकार है ये दरअसल शंकु मतलब कि कोनिकल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, समझते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हाँ चलो, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने हमको एक पैटर्न दे दिया है जिसमें उसने वैल्यू भी सेट करके दे दी है। उसने बताया कि जो ट्रायंगल है उसका मतलब है 5, उसने बताया जो डब्बा है उसका मतलब है 10, वृत्त है उसका मतलब 50 और जो ईंट है उसका मतलब है 20। अब उसने जब ये वैल्यू हमारे लिए डिफाइन कर दी है तो बोल रहा है कि जो ये क्रम है उसको आरोही क्रम में जमाओ। ये क्रम में जमाने वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में। आरोही क्रम में कहने का मतलब है सबसे छोटा और फिर उसके बाद आएगा सबसे बड़ा। तो मैं थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दूं तो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भैया आपको? मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4, इसमें 4 ही टर्म ऐड हो रहे हैं, है ना? इसमें 4 ही टर्म ऐड हो रहे हैं। तो इस वजह से ये होगा, इस वजह से ये होगा कि ये जो होगा सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसमें 4 ही टर्म ऐड हो रहे हैं। बाकी सब में 5-5 टर्म और ऐड हो रहे हैं तो बड़ा हो जाएगा। चल मैं कर ही देता हूँ, जोड़ना ही तो क्या ही समय लगेगा, लाओ जोड़ ही देते हैं। मैं वैसे थोड़ा अंदाज से करना चाह रहा था लेकिन ठीक है, पेन चला ही देते हैं। चलो, ट्रायंगल का मतलब है 5, इसका मतलब है 10, इसका मतलब है 50, सॉरी इसका मतलब है 20, इसका मतलब है 50 और इसका मतलब है 5। तो 5 5 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40 और 50 हो जाएगा 90। इस तरह से हमको ऐड करना है। फिर यहाँ पर देखो ट्रायंगल का मतलब है 5, इसका मतलब है 10, इसका मतलब है 20, इसका मतलब है 50 और इसका मतलब भी है 50। तो 50 50 100, 20 120, 130 और यह आ जाएगा 135। बस ऐसे ही जोड़ते रहना है आपको, और कुछ काम नहीं है इसमें। ये है 5, ये है 10, ये है 20, ये है 50 और हाँ ये है 10। इसको जब मैं जोड़ता हूँ तो आ जाता है 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 50 90 और 5 95। ठीक है, अब उसके बाद इसका मतलब है 5, इसका मतलब है 10, इसका मतलब है 20, इसका मतलब है 50 और इसका मतलब फिर से है 20। सही है, तो 20 20 40 और 10 हो जाएगा 50, 50 50 100, 100 और 5 हो जाएगा 105। इसका मतलब है 5, इसका मतलब है 10, इसका मतलब है 20 और इसका मतलब है 50। तो 50 और 30, 50 और 20 70, 70 और 10 हो जाएगा 80 और 5 हो जाएगा 85। तो मुझे चाहिए सबसे छोटा पहले। ठीक है, तो सबसे छोटा है वो है ई, तो ई से शुरू होगा, तो ये मेरा नंबर 1 हो जाएगा। अब 85 से जो बड़ा है 90 मतलब हो जाएगा नंबर 2 ए, तो ई के बाद ए आना चाहिए। तो सब गलत हो गए, ये मेरा सही जवाब हो गया, बाकी मिला लेना। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो एग्जाम में ये जो अरेंज करने वाला जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ये वाला क्वेश्चन आपको पर्पसली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको कुछ भी नया सा फील ना हो, आपकी प्रैक्टिस बराबर होनी चाहिए। आ जाओ फटाक से चलते फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन। चलिए, कथन और कारण, एग्जामिनर का फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है इस वाले क्वेश्चन में? वो कहता है कि कथन ये कहता है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव पूर्ण संख्याएं, कंप्लीट नंबर होंगे, को वास्तविक संख्या कहते हैं। एकदम सही बात बोल रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। रियल नंबर वही नंबर होते हैं। ठीक है भाई, वो कह रहा है कारण ये है कि -2 -1 0 1 2 आदि को पूर्णांक कहा जाता है। अब देखो, पूर्णांक वो संख्या होती है जो बटे में नहीं आती है। आगे बात पकड़ में, तो ये वाली बात भी एकदम सही कह रहा है वो, कि -2 -1 0 1 2 पूर्णांक हैं, धन और ऋण पूर्णांक होते हैं। वो एकदम करेक्ट बात है, समझ आ रही बात आपको? तो अब जो है उसने मेरे पास जो ऑप्शंस रखे हैं उससे वो कहने उससे वो उसमें मेरे से पूछने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा वाला सही और कौन सा वाला गलत है। ठीक है भाई, तो मुझे उसने ये कहा कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं होती है। पॉइंट आ रहा है पकड़ में? तो वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि पूर्ण, वो अपूर्ण भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के केस में सिर्फ वो संख्याएं जिसमें कि आय नहीं लगा हुआ होता है, उनको छोड़कर सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी स्कूल टाइम में सुना होगा 2 + 3i, जब मैं बोलता हूँ, है ना, तो ये जो 2 प्लस में 3i बोलता हूँ, तो जो आयोटा लगा हुआ होता है वो दरअसल इमेजिनरी नंबर होता है, वो रियल नंबर नहीं होता है। तो मैं बता रहा हूँ, जिसमें आयोटा नहीं लगा है उसको छोड़कर दुनिया की सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, चाहे पूर्ण हो या ना हो। तो यहाँ पर सिर्फ इस टर्म के कारण ये वाली चीज जो है फेल हो जा रही है। पॉइंट है पकड़ में? तो जो मेरा कथन नंबर ए है वो असत्य है, और जो कथन नंबर बी है वो सत्य है कि यहाँ पूर्णांक धन और ऋण हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं इसमें जो आंसर टिक करके आऊंगा वो टिक करके आऊंगा ऑप्शन नंबर सी। कथन ए असत्य है किंतु जो उसका कारण था वो सत्य था। ठीक है भाई, आगे अपन इस वाले क्वेश्चन पर। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आजकल बहुत आ रहे हैं, तो इनको भी आपको ना बहुत ही बढ़िया से करना चाहिए। तो चलिए एक बार अपन कोशिश करते हैं। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 5/6 और 3/4 है, एलसीएम हो जाएगा 12, और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 3 तिया
9। ठीक है, जिनको सॉल्व करने में कष्ट होता है एक बार उनके लिए कर देता हूँ बस। हालांकि मेरा ये पर्पस नहीं था आपको ये भी मैं करके बताऊँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता ही होगा, फिर भी जिन बच्चों को कष्ट होता है एक बार मैं कर देता हूँ। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चे हम लोग, 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो यहाँ पे 12 लिखा जाता है। अब इस 12 में एक बार इस 6 से अपन भाग देते हैं, तो जब आप 12 में 6 से भाग दोगे तो वो जो है दरअसल 2 बारी में कटेगा, और जो भी निकल कर आता है, जैसे यहाँ पर 2 निकल कर आ रहा है, उसका इससे इंटू करवाते हैं, तो 2 गुणा ऐसे किया जाता है। ठीक है, जिनको कष्ट होता है उनके लिए मैं कर रहा हूँ। वैसे ही सेम 12 को आपको 4 से भाग देना होता है, 12 को आपको 4 से भाग देना, तो कितने बारी में कटेगा भैया, 3 बारी में कटेगा। तो जो भी निकल कर आता है ना उसका इससे इंटू करवाया जाता है, तो उसका ऐसे इंटू हो जाएगा ऐसा। सही है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 और 3 9, हो जाएगा 19/12। 19/12 के हिसाब से जो मेरा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ए है उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ए का 3 मतलब कि ये वाला जो है सही जवाब तो नहीं है। सही है, यहाँ तक ओके यहाँ पर लोग। चलिए नेक्स्ट वाला, ये भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 3 3 9, तो मैं 10 में से 9 को माइनस करूंगा, हो जाएगा 1/12। 1/12 कहने के हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो मतलब जो बी है उसका होगा 4, तो ये भी जो है सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, अब एक ठोक सॉल्व करूंगा, सही जवाब पता चल जाएगा। ये वाला कर देता हूँ, डिवाइड वाला भी कर सकता हूँ, जो करना चाहूँगा कर सकता हूँ। डी वाला जल्दी हो जाएगा, जो डी है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। 5/6 गुणा 3/4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी हो जाएगा 8। तो इसका जवाब है 5/8। 5/8 इसका मतलब ये हुआ कि जो डी है उसका नंबर है ऑप्शन नंबर 2, डी पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। उस हिसाब से ये इसका सही जवाब नहीं बनेगा, और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को आपको पेपर में सॉल्व करना है। मेरा पर्पस है आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन से रूबरू करवाना। ठीक है, ओके है। चलिए, जिसके लिए ये वाला वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइए, ये भी नए पैटर्न का एकदम क्वेश्चन है, इसको भी मैंने जो है आपके लिए इस वाली स्लाइड में ऐड किया। आइए इसको सुनते हैं अपन लोग। जब मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके जाता हूँ तो वो कह रहा है कि ये जो निशान है इसका मतलब रुपया है, और ये जो पी है इसका मतलब पैसा है। ठीक है भाई, मान गए। अब बोल रहा है कि बताओ कौन सा वाला सही है। ठीक है, तो ये 67 रुपये, 32 रुपये और 2 रुपये गुणा 50 मतलब 1 हो जाएगा। तो 67, 32 और 1 को जोड़ूंगा तो 100 रुपये आ जाएगा, जो कि सही है। वैसे ही यहाँ पर 400 रुपये, ठीक है भाई, 400 पी है, 400 पी का मतलब होता है 400 पैसे, 400 पैसे का मतलब हो गया 4 रुपए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, ये भी दरअसल जो है 54.4 रुपए ही होगा। ठीक है, तो ये 54.4 रुपए है, 54.4 रुपए है, प्लस 41.6 रुपए है, 41.6 रुपए है। तो जब इन दोनों का आप जोड़ते हो तो 0.4 और 0.6 मिलकर बनाएगा 0, ऊपर आ जाएगा 1, और 4 5 और 1 हो जाएगा 6, और 5 और 4 हो जाएगा 9। तो ये 96 रुपये यहाँ पर आया, और यहाँ पर 4 रुपये लिखा ही हुआ था, तो 96 रुपये और 4 रुपये मिलकर फिर से हो जाएगा 100 रुपये। इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों सत्य हो गए, जिसमें इसका आंसर जो है डी टिक करके आ जाऊंगा। सही है, कंफर्टेबल हम लोग। इसमें ये यहाँ पर सही है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग है तो मैंने ठीक कर दिया उसको। सही है, ठीक। आइए इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। ये टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोगों को एकदम रेडी हो जाना चाहिए। आइए रेडी होकर हम लोग अपना काम करते हैं। बोल रहा है आरोही क्रम में जमाना है। इस चीज को हमेशा ध्यान दे देना कि वो किस क्रम में जमाने के लिए बोल रहा है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, और जिस भी क्रम में जमाने के लिए बोलेगा उसके हिसाब से हमको काम करना होता है। तो मेरे को जो है उसने बढ़ते क्रम में जमाने के लिए बोला है, मतलब सबसे छोटा वाला जो है सबसे पहले आना चाहिए, और फिर धीरे धीरे जो है कहानी आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो भले आपको एग्जैक्ट क्रम नहीं पता, लेकिन कुछ तो पता होगा ना, 5-10% कुछ तो पता होगा ना। तो सबसे जो छोटा है वो इसमें मिलीलीटर है, जिसमें 10 की घात 3 होता है, तो ए से आंसर शुरू होगा। जो सबसे बड़ा है वो है डेका लीटर है, जो कि 10 की घात तक जाता है। तो इसका मतलब ए से शुरू होना चाहिए, ई पर खत्म होना चाहिए। तो जो ए से शुरू हो रहा है और ई पर खत्म नहीं हो रहा, उसको काट दो। तो ये दोनों को मैंने काट दिया। अब मेरा आंसर या तो ए है या तो बी है। सही है, उसमें भी फर्क देख लो आप कहाँ पर है। अगला आप बी चुनोगे सी चुनोगे, उसी से जवाब पता चल जाएगा। तो मिलीलीटर से जो अगला जो छोटा आएगा वो आएगा सेंटीलीटर, क्योंकि 10 की घात 2 होता है, ये 10 की घात 3 होगा, ये 10 की घात 2 होगा। तो जो अगला आएगा मेरा सी आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 10 की घात 2 वाला, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सही है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई 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 ये वाले क्वेश्चन तो एकदम मस्त ट्रेंडिंग में चल रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके लिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप एक बार ऐसे पेन चलाइए, तो देखिए आपको पता है कि नहीं कौन क्या होता है। आपने ये सारे जो फोटो है स्कूल टाइम पे ज़रूर देखी होगी। हम लोग किसी को कुछ नाम देकर जो अपना काम करते थे पेपर में, तो बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। इसको आप लोग जो है प्रकार बोला करते थे, अगर याद हो तो इसको हम लोग इंग्लिश में डिवाइडर बोलते हैं। तो ए पर आ जाएगा 1। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसको आप चांदा बोलते थे, अगर आपको याद आ जाए तो। इसको हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं, तो बी पर आ जाएगा 3। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसको हम लोग सेट स्क्वायर बोलते थे, सेट स्क्वायर मतलब कि सी पर आ जाएगा 2। बहुत ही बढ़िया। और इसको हम लोग कंपास बोलते थे, तो इस पर आ जाएगा 4। बहुत ही बढ़िया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एकदम नए पैटर्न का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और ये वो पैटर्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात समझ में, मैं आपको रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ये करो। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं।
आइए फिर से जमाने वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम के लिए आजकल एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एकदम मुख्य पैटर्न में चल रहा क्वेश्चन है। तो ये कैसे सॉल्व होगा इसको जरा सीखते हैं। उसने बोला है कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले जो है बड़ा आएगा फिर बाकी छोटा होगा, तो आपको हल करना ही पड़ेगा और तो कोई इलाज है नहीं। तो हल कर देता हूँ फटाफट। ट्रायंगल का मतलब है 3, सर्कल का मतलब है 2, 3/2 कुछ और नहीं होता है 1.5, डब्बे का मतलब था 4, ट्रायंगल का मतलब था 3, 4/3 सॉरी 4/3 दरअसल हो जाएगा 1.33, ठीक है। और मैं नंबर ठीक ठीक लिख रहा हूँ ना, मेरे लिखने में कहीं गलत ना हो जाए। ईट का मतलब है 1 और त्रिभुज का मतलब है 3, 1/3 मतलब होता है 0.33, डब्बे का मतलब है 4, वृत्त का मतलब है 2, 4/2 मतलब हो जाएगा 2, ईट का मतलब है 1 और वृत्त का मतलब है 2, तो इसका मतलब 0.5, ठीक है। तो अब हम लोग को जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने का मतलब है सबसे बड़ा पहले फिर उसके बाद में छोटा। तो सबसे बड़ा जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ये वाला, तो मतलब डी से चालू होना चाहिए, तो सब कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बच जाएगा। फिर उसके बाद ए आना चाहिए था जो कि सही बात है, फिर उसके बाद मेरा बी आना चाहिए था जो कि सही बात है, फिर उसके बाद मेरा ई आना चाहिए जो कि सही बात है, और फिर लास्ट में मेरा सी आना चाहिए जो कि सही बात है। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर सी एकदम झकास तरीके से मैच कर गया। कंफर्टेबल? चलो आ जाओ, आ गए अपन अगले वाले क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ सीखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन पर क्या कहता है, इस वाले क्वेश्चन में फिर से वही कथन और कारण वाला क्वेश्चन आया है। कथन और कारण में कह रहा है कि ये उसने कथन में एक्सप्रेशन बना कर दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर इनटू वाला साइन यूज हुआ है, ठीक है। तो उसने बोला कि अतः 8/40 और 5 से 1/8 एक संयोजक प्रतिलोम मतलब कि एडिटिव इनवर्स है। तो बोल रहा है कि इस वाले एक्सप्रेशन में जो ये दोनों एक्सप्रेशन है, ये पहला एक्सप्रेशन और जो दूसरा एक्सप्रेशन है, ये दोनों ही एक्सप्रेशन जो है संयोजक प्रतिलोम है, ये आपसे कह रहा है वो, ठीक है। कारण कारण आपसे कह रहा है कि a इंटू बी बराबर 1, तो b को a का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अगर a गुणा b बराबर 1 हो तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम एकदम सही बात है। अब इस वाली बात को समझो, जब इंटू लगा हुआ होता है तब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जब प्लस लगा होता है तब एडिटिव इनवर्स होता है। अभी वो इंटू लगाकर बोल रहा है एडिटिव इनवर्स है, तो नहीं है ना। तो इसका मतलब जो उसने कथन लिख कर दिया वो 100% गलत लिख कर दिया है, और जो कारण है वो सही बोल रहा है। कारण जो है कथन को जस्टिफाई कर देता है जब कथन ही सही होता है, लेकिन अब तो कथन ही गलत हो गया तो क्या जस्टिफिकेशन का पॉइंट रहेगा। जब कथन ही गलत हो गया तो सीधा लगाओ ऑप्शन नंबर डी, खत्म करो बात। वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है ही नहीं। डन है, कंफर्टेबल है अपन लोग, आगे बढ़ूं मैं? चलिए आइए। हाँ, ये वाले क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के लिए एकदम ट्रेंड में चल रहे क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाए गए हैं। तो चलिए, लीटर आपको बताना है कि लीटर किस चीज़ के लिए होता है। तो लीटर जो है दरअसल कैपेसिटी मतलब क्षमता को मापने के लिए होता है। ए पर आ जाएगा 3, सॉरी ए पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 4 डला हुआ है तो वो सही जवाब नहीं होगा। स्क्वायर मीटर दरअसल क्षेत्रफल मापने के लिए होता है, वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर से हम लोग क्षेत्रफल नापते हैं, मतलब बी पर आ जाएगा 3rd, तो ये भी जो है जवाब नहीं होगा। किलोग्राम हम लोग वजन नापने के लिए करते हैं भैया, जैसे मेरा वजन 100 किलो है तो किलोग्राम से मैंने वजन नाप लिया, तो सी पर हो जाएगा 4th, तो ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सही जवाब नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। बेकार है, सेट है अपन लोग इसमें लेकर अपन लोग। चलिए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्रम में जमाने वाला क्वेश्चन है। एक क्रम में जमाने वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे स्वयं सॉल्व कीजिएगा, और जो इसका आंसर है वो मुझे कमेंट वाले सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका बताऊंगा जवाब आपने सही जमाया है नहीं। आराम से आप इसे जमा सकते हो, कोई टफ काम नहीं है। बाकी उम्मीद है कि आपने इस नए लेटेस्ट पैटर्न को एंजॉय किया होगा, और हर बार की तरह इस बार भी आपको इस वाले वीडियो से कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मुलाकात करते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।